प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर हो रही इस चर्चा में आप सबों का स्वागत। पिछले चर्चाओं में हम लोगों ने दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा शुरू की थी और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जो आरंभिक मध्यकालीन काल जिसे हम इतिहास लेखन में मानते हैं, यानी मोटे तौर से आप समझे कि 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, इस कालखंड में दक्षिण भारतीय मानचित्र पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो प्रक्रियाएं अपने आप को अनफोल्ड कर रही हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। और पिछले के चर्चाओं में हम लोगों ने हर्षवर्धन के काल को देखा, उसके पश्चात गुप्तोत्तर काल में राष्ट्रकूट चालुक्य जो तनाव है उसको समझने की कोशिश की, और पिछले लेक्चर में हमने पांड्य चोल चेर की जो एक एलिमेंट्री डिस्कशन है वो हम लोगों ने किया। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि अगर आप एक भारतीय ऐतिहासिक मानचित्र पर 7वीं से 13वीं शताब्दी तक के कालखंड को देखें तो आप पाएंगे कि दक्षिण भारतीय ऐतिहासिक पटल पर पल्लव, पांड्य, चेर और चोल वंशों का बोलबाला है। तो यही जो डायनेस्टीज हैं वो दर्शाए जाते हैं इस कालखंड में। ध्यान रहे कि यहाँ जो पांड्य चोल चेर वगैरह डायनेस्टीज की बात की जा रही है, वो जो आरंभिक प्राचीन काल के या संगम युग में जिसका वर्णन किया हुआ है वो नाम समान है, परंतु अब यह स्वरूप जो है पॉलिटी का, राजनीति का, वो बिल्कुल बदल चुका है। तो संगम साहित्य में जो चोल चेर पांड्य पॉलिटीज का वर्णन है वो आप कह सकते हैं कि अभी जो राजनीति उस समय की रही होगी वो जनजातीय अवस्था से बहुत ज़्यादा सघन नहीं थी, परंतु अब जब 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के आसपास जब इन पॉलिटिकल डायनेस्टीज का उल्लेख हमें मिलता है तो शुरुआत में इतिहास लेखन में एक ऐसी भावना बनी कि दोनों समान हैं, परंतु अब हमें लगभग ठोस जानकारी है कि ये चोल चेर पांड्य जो हैं प्रारंभिक या आरंभिक मध्यकालीन युग के दक्षिण भारतीय संदर्भ में वो उसका इंपीरियल फॉर्म है। वो अब जिसे हम कहते हैं कि मोनार्किकल पॉलिटी अब सघन तौर पर एक टेरिटोरियल बेस पर, एग्रेरियन बेस पर आधारित हो चुकी है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो परिवर्तन है, उसको भी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पारंपरिक तरीके से इतिहास को पढ़ें, दक्षिण भारतीय इतिहास को पढ़ें, तो पारंपरिक रचनाओं में, ऐतिहासिक रचनाओं में इसी तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है। काफी डिटेलिंग्स होते हैं, काफी डिटेल्स हमें आपको इस काल से मिलते हैं, चाहे वो टैक्सेशन के टर्म्स का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो, सोशल डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है, इकोनॉमिक डिस्कशन है, परंतु उसमें जो एक संबंध बनता है और उसमें जो एक क्रियाशीलता आती है, जो एक डायनामिज्म आता है इतिहास में परिवर्तन का, वो कहीं इस तरह से अलग अलग तरीके से अगर आप उसे वर्णनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें तो वो छूट जाता है। और हम इस चर्चा में आगे देखेंगे कि कैसे जो पिछले 40-50 वर्षों का जो इतिहास लेखन का जो ढर्रा रहा है उसमें इस डायनेमिज्म को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। ये जो परिवर्तनशीलता है, आप उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो पुरानी पुस्तकों में भी आपको नाडू क्या है, ब्रह्मदेय क्या है, सभा क्या है, उर क्या है, उसका वर्णन मिलेगा। उससे जुड़े जो टर्म्स हैं अभिलेखों में और अन्य साहित्यिक स्रोतों में
उसका भी वर्णन मिलता है, परंतु वो कालांतर में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, उसकी प्रकृति और उसका स्वरूप कैसे बदलता जा रहा है, यह जानकारी हमें तभी संभव हो पाएगा जब हम इन सारी संस्थाओं का अध्ययन एक अलग नजरिए से करें और उस नजरिए में परिवर्तन अंतर्निहित हो। तो परिवर्तन की क्रिया को, परिवर्तन के होने को इसमें अंतर्निहित मानना चाहिए। और जब इस नजरिए से जो भी स्रोत हैं उसको देखें या उसका आकलन करें, तो एक दूसरा चेहरा हमें नजर आता है दक्षिण भारतीय राजनीति का, जो कि पारंपरिक इतिहास लेखन में संभव नहीं हो पाया था। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और वही दूसरा पॉइंट है आपके स्लाइड पर कि प्रक्रियात्मक नजरिए से राजवंशीय स्वरूप और व्यवस्था का सघन और विस्तार होना, यह जो प्रक्रिया है, जो दूसरा पॉइंट अपने स्लाइड पर देख रहे हैं, वह अति महत्वपूर्ण है। और आप मान सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जिस प्रकार से इतिहास लेखन किया गया है दक्षिण भारतीय आरंभिक मध्यकाल का, उसमें यह बात बड़े प्रखर तरीके से सामने आई है। निश्चित तौर पर इतिहासकारों में जो एक समझ बनी है इस प्रक्रियात्मक नजरिए से चीजों को देखने के पश्चात, उसमें सहमति नहीं है। तो किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था संभवतः आरंभिक मध्यकालीन युग में दक्षिण भारत में रहा होगा, तो इसके ऊपर इतिहासकारों में मतभेद है। कई यह मानते हैं कि इसे बेहतर हम राजवंशीय तरीके से, जो पारंपरिक तरीका है, द माइटी चोलास, द बिग चोल डायनेस्टी, द इंपीरियल चोल डायनेस्टी, तो उस नजरिए से समझ सकते हैं। एक मत ये है। दूसरा मत यह है कि नहीं, अब यहाँ नए नए क्षेत्र में सघन खेती शुरू हो रही है, और सघन खेती शुरू होने के कारण जो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशनशिप हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, वो ज्यादा अब मीडिएटेड है। उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो राजा है, उसके बीच कई और लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के माध्यम से ही ये मीडिएशन हो रहा है। और अतः इसे सामंतवादी मॉडल से बेहतर समझा जा सकता है, यानी फ्यूडल मॉडल से इसे बेहतर समझा जा सकता है। वहीं एक और जो नजरिया है, और उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे, वो है सेगमेंटरी स्टेट का, कि ये एक अलग किस्म का मॉडल है जहां यह बताया जाता है कि जैसे स्रोतों में हमें वर्णित मिलता है कि नाडू हैं या पेजेंट सेटलमेंट्स हैं, वो छोटे छोटे लोकल स्तर पर ऑपरेट हो रहे हैं, और उनका कोई सेंट्रल एजेंसी से बहुत सरोकार है नहीं, और वो अलग अलग सेगमेंट्स की तरह कंटिग्यूअस एरियाज में वो लोकलाइज्ड तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, और उनमें ऑटोनॉमी की सेंस बड़ी प्रबल है, उसमें स्वायत्तता की सेंस बड़ी प्रबल है, और जो किसान हैं वो लगभग स्वायत्त से हैं। और जो भी हमें पॉलिटिकल कंट्रोल का प्रमाण मिलता है चोल के संदर्भ में, या चेर के संदर्भ में, केरल इलाके में, या पांडे के संदर्भ में, तो उसे सेगमेंटरी स्टेट मॉडल में एक रिचुअल सॉवरिन के तरह समझा गया है कि जो सेंट्रल एजेंसी है उसकी अपनी कोई आर्मी नहीं है, उसका अपना कोई रेवेन्यू एपरेटस नहीं है, उसके अपने ऑफिशियल्स नहीं हैं, वरन वो समय समय पर अपनी जो रिचुअल सॉवरेनिटी है, अपना जो रिचुअल कंट्रोल है, उसको दर्शाता है बार बार किसी रेड को ऑर्गेनाइज कर कर, किसी मिलिट्री रेड को ऑर्गेनाइज कर कर, या कोई निर्माण कार्य कर कर। मंदिरों की बहुतायत है शैव और वैष्णव ट्रेडिशन का, खास कर इस काल में दक्षिण भारत में। तो उस
नजरिए से, उस तरीके से उसको एक आप कह सकते हैं मीन्स बनाकर अपनी रिचुअल सॉवरेनिटी को आर्टिकुलेट कर रहा है सेंटर। अदरवाइज सीधे डायरेक्ट पावर के तौर पर सेंट्रल एजेंसी के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इवन स्टेट ऑफिशियल्स, सेंट्रल स्टेट ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स वगैरह नहीं है। तो जो भी रेवेन्यू का साधन है वो ओकेजनल रेड्स, पीरियोडिक रेड्स पर, मिलिट्री रेड्स पर ही आश्रित है। तो ये एक और नजरिया है जिसे बर्टनस्टीन जैसे इतिहासकार ने दक्षिण भारतीय संदर्भ में चीजों को समझने के लिए रखा। उसकी भी क्रिटिसिज्म है और कई इतिहासकारों ने, फ्यूडल मॉडल के पक्षधर जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने इसकी आलोचना भी की है और वो समय मिलने पर हम लोग आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। स्रोतों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आरंभिक दक्षिण भारतीय जो मध्यकालीन युग है 7वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास तक का, उसमें हमें कई अभिलेख मिलते हैं। टेम्पल इंस्क्रिप्शंस खास कर जो मंदिरों के ऊपर, दीवारों पर अंकित हैं, उसे भक्ति संतों ने भी लिखवाया और इसके अलावा कई और अभिलेख हैं जहां नाडू के बारे में या जो लोकल एजेंसीज हैं वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है या बाकी क्रियाकलापों का काफी विस्तृत वर्णन है इन अभिलेखों में। सो देयर इज अ प्रोफ्यूजन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस कमिंग फॉर दिस पीरियड फ्रॉम साउथ इंडिया। इसके अलावा भग्नावशेष हैं और इमारतें हैं। इमारतों की बात करें तो सहसा हमें दक्षिण भारतीय इस कालखंड में कई मंदिरों की छवि आती है सामने और बड़े विस्तृत और वैभवशाली मंदिर हमें इस कालखंड में निर्मित मिलते हैं। और उसके पीछे जो भी कारक रहा होगा, उसके पीछे जो मंशा रही होगी या जो एक्सप्रेशन के तौर पर अगर उसे बनाया गया या किसी धार्मिक भावना से उत्प्रेरित होकर बनाया गया, इन सभी चीजों के ऊपर भी इतिहासकार अलग अलग अपनी राय रखते हैं। जैसा कि आपको अंदाजा लग गया होगा जब मैंने सेगमेंटरी स्टेट के बारे में कहा। तो उसी प्रकार से अगर स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोत भी इस कालखंड के लिए उपलब्ध हैं। वो संस्कृत में भी हैं और तमिल में भी हैं। यानी जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं वो चूंकि आरंभिक मध्यकाल का है, तो अब जो रीजनल लिटरेचर है वो भी इस समय अब तैयार होकर इतिहास के पटल पर आ चुका है। तो हमें कई साहित्यिक स्रोत संस्कृत और तमिल शब्दों के सम्मिश्रण से भी बने मिलते हैं और अलग अलग किस्म के भी साहित्यिक स्रोत हैं जहां संस्कृत के स्रोत हैं और तमिल के स्रोत हैं। तो ये मोटे तौर पर स्रोतों का रेंज है जिसको आधार बनाकर इतिहासकार दक्षिण भारतीय आरंभिक मध्यकाल युग की पुनर्रचना करते हैं। और अगर स्वतंत्र भारत में जिस प्रकार से इतिहास प्रस्तुत किया गया और आज़ादी के समय में या स्वतंत्रता संग्राम के समय में जिस प्रकार से इतिहास लेखन हो रहा था, तो मोटे तौर पर अगर देखें तो 1930 के समय तक दक्षिण भारतीय इतिहास की कम से कम एक राजनीतिक रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। और यही वो कालखंड है जब नीलकांत शास्त्री ने दक्षिण भारतीय इतिहास के ऊपर अपना मैग्नम ओपस लिखा था और उसकी ऑथेंटिसिटी और उनका जो एक कद है इतिहासकार के तौर पर दक्षिण भारतीय संदर्भ में वो आज भी काफी ऊंचा है। हालांकि उसमें जो कालांतर में ऐसा माना गया कि कई कमियां उस प्रकार की रचना में भी हम देख सकते हैं और उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि उसके पश्चात जो अगला 30 वर्ष है यानी 1930 से लेकर 1950-1960 तक के समय में लगभग आप कह सकते हैं कि नीलकांत शास्त्री वॉज द मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड कमांडिंग हिस्टोरियन राइटिंग अबाउट साउथ इंडियन हिस्ट्री।
और लगभग वो फाइनल वर्ड माना जाता था। परंतु 1960-70 के दशकों के पश्चात आप देखेंगे कि कई नए प्रकार के अध्ययन भी आ रहे हैं। हालांकि ये जो 1930 से 1960 का काल है, उसमें जो नीलकांत शास्त्री की जो नैरेटिव है या उनका जो मॉडलिंग है पॉलिटी का, उसी का विस्तार किया गया। कई अन्य जो लेखक लिख रहे थे, जो इतिहासकार इस पर काम कर रहे थे, लगभग उस मॉडल को चैलेंज नहीं कर रहे थे, उसी को ज्यादा विस्तृत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। और साथ साथ मंदिरों के इर्द गिर्द भी कई ऐतिहासिक अध्ययन इस समय शुरू किए गए थे। और 1970 के दशक तक आते आते हम देखते हैं कि एक नए तरीके से, यानी इतिहास अध्ययन का एक नया नजरिया दक्षिण भारतीय स्रोतों को देखने में लगा। जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग किया गया। अमेरिकी और जापानी इतिहासकार बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय स्रोतों को देख रहे थे, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे, सांख्यिकी अध्ययन कर रहे थे। और जैसे टैक्स से जुड़े टर्म्स कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स कितने हैं, उसको मिलाकर क्या जो बेसिक यूनिट है इकोनॉमी की नाडू के तौर पर, तो उसे कितना स्वायत्त समझा जाए या उसका कोई इंटर रिलेशन है बाकी सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से या सोशल इंस्टीट्यूशन से। इन सभी तरह के आयामों को समझने की कोशिश की गई। तो एक नया आकलन आप कह सकते हैं 1960 के दशक के पश्चात आना शुरू हो गया दक्षिण भारतीय इतिहास लेखन में। और मोटे तौर पर अगर हिस्टोरियोग्राफी को देखें, दक्षिण भारतीय इतिहास लेखन को अगर समझने की कोशिश करें, तो औपनिवेशिक काल के पहले का जो समय है, यानी कॉलोनियल इंडिया के पहले का जो समय है, उसमें कई मिशनरीज वगैरह थे जिन्होंने दक्षिण भारतीय इतिहास को संग्रहित कर कर एक रूपरेखा बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कोशिश की, परंतु जो रूपरेखा इस समय तक बनी थी, यानी औपनिवेशिक काल के पहले तक, आप कह सकते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक, वो बड़ा एक धुंधली समझ वाली रूपरेखा थी। सतही अध्ययन किया गया था। हालांकि कई जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज के नाम थे और कुछ राजाओं का वर्णन था, उसकी जानकारी हमें थी उस समय तक, परंतु ये एक सरफेसी ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, वो हमें मिशनरीज के हाथों मिलता दिखता है। परंतु जो कॉलोनियल पीरियड है, और खास कर 19वीं शताब्दी में उसके सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि चूंकि विश्व भर में, यूरोप में भी, और उसका असर आप भारतीय इतिहास लेखन पर भी देख सकते हैं, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व एक बड़े तरीके से एक शास्त्र के तौर पर, एक डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज कर चुका था। उसके अलग तरीके थे, उसके अलग मेथड्स थे, उसकी शब्दावली अलग थी, वो ज्यादा साइंटिफिक लगता था। और उसमें उत्खनन करने की कोशिश की गई कि कुछ निकले उत्खनन में या इस तरह के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, और उसका इतिहास के संदर्भ में कोई आकलन किया जाए। और इसके फलस्वरूप कई इंस्टीट्यूशंस बने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डिपार्टमेंट्स, उसके डायरेक्टर जनरल्स, उन सब का काफी बड़ा हाथ है नए स्रोतों को उद्धृत करने के लिए, नए स्रोतों को उत्खनन कर उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसका एडिट कराने के लिए, उसे डिसाइफर कराने के लिए। तो जैसे कुछ नाम आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, ब्यूलर, फ्लीट, किलहॉर्न, तो ये सभी जो कॉलोनियल पीरियड में किसी न किसी कैपेसिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आर्कियोलॉजी को और एपिग्राफी को काफी वो प्रश्रय दे रहे हैं, और जो नए अभिलेख सामने आ रहे हैं उसे सिस्टमैटिक तरीके से डिसाइफर करने की कोशिश की गई, उसे पढ़ने की कोशिश की गई, उसका एडिट किया गया, अनुवाद किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई, और उसे
पब्लिश भी कराया गया, जैसे एपिग्राफिया इंडिका या कॉर्पस इंस्क्रिप्शनल इंडिकैरम, इस तरह के जो पब्लिकेशंस हैं जिसकी वाइड सर्कुलेशन पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी संभव थी। तो एक वाइडर एकेडमिक ऑडियंस मिला इन स्रोतों को और उसके डिसाइफरमेंट को, उसके इंटरप्रिटेशंस को। नए विवाद खड़े हुए, कई बार सहमतियां बनी और इसके फलस्वरूप एक बेटर साउंड फुटिंग पर आप दक्षिण भारतीय की राजनीतिक और सामाजिक रूपरेखा को बनता हुआ देख सकते हैं 19वीं सदी के दूसरे हाफ में। और इसके अलावा कई स्टोन एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, ब्रह्मदेय ग्रांट्स जो होता था, जहां ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था, उसके जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस थे, स्पेसिफिसिटीज थी, वो इन ताम्रपत्रों पर अंकित होती थी। उसकी भाषा क्या है, उसमें कौन से टर्म्स यूज किए गए हैं, उसमें कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया गया है, उसमें कौन से राइट्स दे दिए गए हैं, यानी सेवरेंस ऑफ राइट्स जिसे कहते हैं, और कौन से राइट्स रिटेन किए गए हैं। जो मैनेजमेंट हो रहा है ग्रांटेड एरिया का, वो किसके हाथ में है, उसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बड़ी विस्तृत जानकारी इन चीजों की हमारी बनती गई। जैसे इसी प्रक्रिया में जो एक्सप्लोरेशन है आर्कियोलॉजी का और एपिग्राफी का, शिलालेखों का, अभिलेखों का, इसी प्रक्रिया के दौरान जो हमारी आज की जानकारी है चोल इंपीरियल चोल की, यानी चोल राजवंश की, वो इसी प्रक्रिया में बनती हुई दिखती हैं। सो चोल डायनेस्टी इमर्ज फ्रॉम दी कॉपर प्लेट रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्टर्न चालुक्य रूलर्स। तो पूर्वी चालुक्य रूलर्स जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, उनके अभिलेखों में एक फ्यूडेटरी के तौर पर रहे होंगे और अब 8वीं-9वीं शताब्दी के पश्चात एक सॉवरिन के तौर पर, एक पावरफुल मोनार्की के तौर पर चोल डायनेस्टी उभर रहा है। अब ये जानकारी जो उनकी पहले की है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से ही मिल पाई। इसके अलावा कई क्रॉनिकल्स हैं और उसमें चोल के बारे में, चोल राजवंश के बारे में कोरोबोरेशन है। तो वो जो जानकारी है, जैसे कोंगू देश राजा कल, ये जो रचना है, ये क्रॉनिकल है, इसमें चोल के बारे में आरंभिक जानकारी दी गई है जो कि कोरोबोरेट करता है जो कॉपर चार्टर प्लेट है उसमें जो दी गई जानकारी है। और इस तरह से हम पाते हैं कि जो एक डायनेस्टिक हिस्ट्री है दक्षिण भारत की, उसकी रूपरेखा कम से कम अब औपनिवेशिक काल के खत्म होने के पहले बन चुकी थी। 1930-1940 के समय तक एक राजनीतिक रूपरेखा, राजवंशीय राजनीतिक रूपरेखा आरंभिक मध्यकाल की दक्षिण भारत की बन चुकी थी। धन्यवाद।